समय हमारा है, संकल्प हमारा है, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं और विकसित भारत के संकल्प में सब साथ जुड़ जाएं। वंदे मातरम और साथ ही साथ राष्ट्रगान के साथ औपचारिक तौर पर आज के कार्यक्रम का यह समापन हो गया है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। जो तिरंगा इस वक्त आकाश में लहरा रहा है, वो जो इस वक्त रंग बिरंगे तिरंगे के रंग में रंगे हुए गुब्बारे आकाश में लहरा रहे हैं, उसी तरीके से भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ता जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण, जिस सप्तधारा की उन्होंने बात की, उस सप्तधारा में चाहे वो भारत की एनर्जी की बात हो, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, डिफेंस सेक्टर की बात हो, भारत की युवा शक्ति से लेकर महिला शक्ति की बात हो, आज वो तमाम बातें उनके इस भाषण में समाहित थी। जहां बिल्कुल प्रधानमंत्री का लगभग 1.25 घंटे लंबा भाषण आज आपने सुना और भाषण की शुरुआत और भाषण का अंत दोनों वंदे मातरम और उसके साथ जनगण मन से हुआ, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों। और पहली बार राष्ट्रगीत जो है वो पूरा गाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भाषण में आज जो थीम दिखाई दी, उनके शब्दों में जो सुनाई दिया, विकसित भारत कैसे बनना है, विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा करना है, और उसकी कुंजी उन्होंने बताई आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र। बिना आत्मनिर्भर बने भारत विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। और इस बात को बड़े विस्तार से प्रधानमंत्री ने समझाया भी, बताया भी, हर क्षेत्र के अंदर भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनना है। खास तौर पर आज के जो वैश्विक हालात बने हुए हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। जंग के हालात हैं, अलग अलग जगहों पर युद्ध छिड़े हुए हैं, और ऐसे में कैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, ये सबक है। और इसको लेकर भारत क्या कर रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो भी उन्होंने बताया। एक बड़े डायमेंशन में प्रधानमंत्री ने आज बात की है, आह्वान भी किया है पूरे देश का, खास तौर पर नौजवानों का, कि वो इस लक्ष्य में साथ मिलकर के चलें। प्रदीप जी, आज के इस भाषण से कुछ बहुत स्पेसिफिक सुनने की, शायद हम लोगों को ऐसा लग रहा था वो बातें होंगी क्योंकि पीछे एक बैकग्राउंड रहा पॉलिटिकल, लेकिन अगर देखें तो एक प्रोत्साहन देने वाला पॉजिटिव भाषण इसको कहा जाए। बिल्कुल। और आप देखिए तो वैसे तो दिखाई नहीं देता कि युवा शक्ति को या छात्रों को या जेन जी को उस तरह से एड्रेस करने की कोशिश हुई है, लेकिन जो आपने भी बात कही प्रधानमंत्री के भाषण के आधार पर कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो ये जो मुद्दे हैं, दरअसल जो बेरोजगारी की चुनौती है उसको एड्रेस इसी से किया जा सकता है। जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आत्मनिर्भरता ही नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो ये असंतोष है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिस बात पर उनका जोर है, हम लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि रोजगार का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। इस धारणा को तोड़ने की लगातार प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार जो है वो नौकरी से बेहतर विकल्प है, उसकी ओर जाएंगे तो देश के लिए आप नौकरी देने वाले बनिए। बार बार कहते हैं नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। तो उन्होंने रोजगार जहां जिन सेक्टर से मिल सकता है, जिस आधार पर मिल सकता है, उसको एड्रेस कर। हम बहुत सारे एफटीए हुए हमारे, खासतौर से यूरोप का एफटीएस दिसंबर में लागू होना शुरू हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलने वाली हैं। फिर उन्होंने एमएसएमई से कहा कि भाई आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। केवल एफटीए हो जाने से ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो है पूरी दुनिया का बाजार खुल जाएगा। जब तक क्वालिटी नहीं होगी हमारे सामान की, गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक कोई क्यों खरीदेगा, या हम ही किसी से क्यों खरीदेंगे। अगर उन्होंने यूज किए कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल। देखिए, स्केल तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, फिर वो स्केल का तो फिर प्रश्न ही नहीं आता। तो इसलिए जो है पहली चीज है क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव होना। दुनिया के बाजार में किसी भी देश के सामान से, उत्पाद से हमारे देश का उत्पाद जो है वो कॉम्पिटिटिव हो, मुकाबला कर सके। तो इसलिए जो है, और इसमें इनोवेशन की गुंजाइश है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट्स की और जो अभी हैं उनके बढ़ने की, सरकार की जो योजना जिस तरह से है एमएसएमई को बढ़ावा देने की, सबसे बड़ा रोजगार दुनिया भर में, कोई भारत की बात नहीं है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर भारत में भी एमएसएमई ही है।
एक बार ये फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद अब युवाओं के बीच में पहुंचते हुए, बच्चों के बीच पहुंचते हुए, अब देखिए बार बार मथने वाली बात ना हो जाए अगर हम बार बार जेन ज़ी और जेन अल्फा की बात करें, लेकिन वही इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं, एक एक से हाथ मिलाते हुए युवा शक्ति, भारत के विकास की सीढ़ी जिसे हम कह रहे हैं, आने वाले भविष्य की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो चिर परिचित अंदाज में हमेशा की तरह जैसे वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं, वही तस्वीर इस वक्त आपको लाल किले से भी दिखाई दे रही है। अनंत जी, जब हम पॉलिटिकल मैसेजिंग की भी बात करते हैं तो आज 3 बातें उनके भाषण में मुझे खास तौर पर एकदम स्पष्ट दिखाई दी। जब उन्होंने भारत के युवा की बात की, भारत की महिला शक्ति की बात की, उनको मिलने वाले नेतृत्व की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका यश बाकी भी ले सकते हैं। हमें पता है उसका इशारा कहां पर था। उन्होंने दिमागी नक्सल की बात की। ये जो 3 पॉलिटिकल बिंदु मुझे उनके भाषण में दिखाई दिए, मैं इसको थोड़ा पलट देता हूं। मैं दिमागी नक्सल से शुरू करता हूं क्योंकि नक्सल और मार्क्सवाद हमारा विषय भी मेरा फेवरेट विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सटल तरीके से आज युवाओं को एक संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को पहले तो रचनात्मक बातें की कि मेडिकल की सीट बढ़ाई जाएंगी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग फ्री किया जाएगा, चिंता भी जताई उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक हल्का सा डोज दिमागी नक्सल का दिया। अब ये अर्बन नक्सल के अलावा एक दिमागी नक्सल, नया शब्द आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया। तो देश भले ही नक्सलियों से मुक्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिमागी नक्सल के तौर पर हमारे देश में मौजूद हैं, वो जो देश की भारतीय जो इंडियन इथॉस है उस पे हमला करते हैं, उस पर जो हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके वो भारतीय विचार के विरुद्ध नजर आते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे देखता हूं जहां अब जैसे पूरे देश भर में अगर किसी संस्था ने 100 वर्ष अपने पूरे करने के बाद कुटुंब प्रबोधन चलाया और आप बात करते हो परिवार क्या, मेरा मतलब मेरा डैश मेरी मर्जी है ना, वो ऐसे शब्द हैं जो नारे लगते हैं। वो ये सब चीजें वहां कहां से इंजेक्ट होती हैं हमारे युवाओं के मन में। युवाओं का मन बहुत कोमल होता है, बहुत अनगढ़ होता है, और खास तौर पे जो किशोर होते हैं, जिनको मतलब अमेरिकियों की भाषा में जेन ज़ी कहा जाता है, लेकिन मैं तो उनको किशोर वर्ग का ही कहता हूं। वो जो किशोर और युवा की दहलीज पे खड़े लोग हैं, जो जिनको अभी भारत के 2004 से 14 के बीच में देश में क्या घटा वो भी नहीं मालूम है, उनको दिमागी नक्सलियों के तरफ से जो इंजेक्शन दिया जाता है उससे उनको बरगलाने का खतरा ज्यादा उत्पन्न होता है, और वो देश में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पैदा करते हैं जो देश हित में, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है। मुझे लगता है आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने युवाओं को ये संदेश भी दिया है कि आपकी समस्याओं पर हम ध्यान रखेंगे, आपके लिए कोचिंग हो, एआई की ट्रेनिंग हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, सीट्स बढ़ाने की बात हो, सब कुछ होगा, लेकिन दिमागी नक्सलियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो सहूलियतें और चेतावनी दोनों एक साथ प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से अपने व्याख्यान में दिया। और जो महिला शक्ति की बात वो कर रहे थे, वो मैसेज बड़ा सीधा और डायरेक्ट था, और उसको आप आज की सोशो पॉलिटिकल जो हमारे आज के हालात बने हुए हैं उससे जोड़कर सीधे देख सकते हैं। अब ये महिला आरक्षण बिल जो है वैसे तो भारत की संसद पास कर चुकी है, लेकिन वो 2029 से लागू हो पाए इसके लिए क्या करना है, तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया सभी दलों का कि आप सब लोग साथ दीजिए। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी एक बार यही बात कही थी कि यश चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो आप ये ले लीजिए, लेकिन इस काम को पूरा कीजिए ताकि 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश की महिला शक्ति को मिल सके। आज एक बार फिर वो बड़ी डायरेक्ट अपील उनके भाषण में की। बिल्कुल बिल्कुल, और एक हम लोग अब 76 मिनट का भाषण है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन एक जनरल थीम जो इमर्ज होने की बात है, जो एक तो उन्होंने शुरुआत की और वो बिल्कुल दो जो जनरल थीम इमर्ज कर रही है, वो दोनों आज के टाइम का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो भारत फेस कर रहा है और एज अ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एज अ गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको टारगेट किया उन्होंने। पहला क्राइसिस ये था कि एनर्जी, जो पूरी दुनिया में युद्ध के जो हालात हैं और एनर्जी का जो क्राइसिस है उस पर उन्होंने बहुत एट लेंथ बोला। शुरू में प्रधानमंत्री का भाषण उसी पर फोकस था कि उस दिशा में कैसे हमको आत्मनिर्भर होना है, और तमाम चीज़ों को वेपनाइज करने की जो उन्होंने बात कही, संसाधनों को वेपनाइज करने की जो बात की, वो उस संदर्भ में उसको देखने की जरूरत है। और ये बड़ा क्राइसिस है, भारत ने उससे भारत की पॉलिसी चेंज हुई है, भारत ने अपना जो एनर्जी खरीद का है उसको डाइवर्सिफाई किया है, हम लोग सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं है। तो एनर्जी को लेकर और फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए कहा क्योंकि हम पहला
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा है वो कॉमर्शियल उसमें आने की स्टेज में पहुंच गया, जिसका 2007 से ट्रायल चल रहा था। तो ये एक बड़ी थीम एनर्जी क्राइसिस को लेकर के शुरू में प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। एनर्जी क्राइसिस जो आज के समय का सबसे बड़ा इस साल की जो सबसे बड़ा क्राइसिस सरकार के सामने था। और दूसरा जो जेनजी का आंदोलन हुआ, इस भाषण की पूरी थीम आप देखिए यूथ के इर्द गिर्द रही है। अभी हम देख रहे थे, आपने 10 जो सबसे बड़ी बातें बताई उसमें 1 से 7 तक बात युवाओं की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के खेलों में उनके टैलेंट हंट को जो 5 साल से 10 साल 15 साल के बच्चे हैं उनको ले आना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसका सबसे बड़ा जो हमारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा वर्ग है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जो सीटें बढ़ाई जाएंगी स्कूल कॉलेजेस में। तो प्रधानमंत्री ये नहीं जरूरी ये नहीं था कि वो कहें कि जेनजी या आंदोलन का रेफरेंस दें या जेनजी की चीजें हो रही हैं उसका रेफरेंस दें। जरूरी नहीं था कि उसका रेफरेंस दें। बिना उसका रेफरेंस दिए उन्होंने देश के यूथ को एड्रेस किया है, और उस यूथ को एड्रेस किया है जो 5 से लेकर के 29 साल 30 साल की उम्र तक का है। जेनजी का जो ब्रैकेट बना हुआ है 14 से 29 साल का है, लेकिन प्रधानमंत्री उस जेनजी के 14 से 29 साल पर नहीं रहे। उन्होंने नीचे के 10 साल 5 साल के बच्चों को भी कहा ओलंपिक का आयोजन करना है, उसके लिए जो खिलाड़ी तैयार करना है। तो एक तरह से पूरा फोकस जो था वो यूथ को एड्रेस करने का था और एनर्जी क्राइसिस को। ये मोटी थी, हमने पहले कहा 76 मिनट के भाषण में बहुत सारी बातें हैं। बहुत डायरेक्ट भाषण था, बहुत ही एकदम क्लियर भाषण। देवेंद्र, ये भाषण बिल्कुल ऐसा था जिसमें आप 5 साल के बच्चे से लेकर फिर जो आपकी मिलेनियम जनरेशन है, जेन एक्स जनरेशन है, उन सब तक आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और स्टार्ट में ही अगर आप देखें तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार का जो प्रमुख रिपोर्ट कार्ड हो सकता है उसका भी जिक्र करते हुए, जैसे खासतौर पे वो जेनजी जिसको नहीं पता है कि 2004 से 14 के बीच में क्या होता था, तो मान लीजिए ये बताना है कि पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 30% हुआ था इतने आज़ादी के से लेके 2014 तक, और उसके बाद 70% हमने उन 12 सालों में किया है। और पीएनजी के स्टेशन पहले किस प्रकार से 70 ही होते थे, हमने उसको 700 किया। तो एक तरह से तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड दिया। दूसरा, आधुनिक समय के चैलेंजेस में हम कैसे उसको बेहतर कर रहे हैं, जैसे खाद की आपूर्ति किस प्रकार से हो रही है, ऊर्जा के संकट को हमने कैसे हैंडल किया। ये सारा पिक्चर वो इस लिहाज से दे रहे थे कि जो इस बात को कह रहे हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिमागी नक्सल अभी हैं और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे उस व्यवस्था को लेके कि व्यवस्था कितनी पॉजिटिव है, क्या कुछ कर रही है, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर देना चाह रहे थे। और ये इस लिहाज से मीनाक्षी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोचिए कि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ये किसी बीजेपी या किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, देश का ये कार्यक्रम है, और वहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि व्यवस्था को लेके किस प्रकार का आप एक नरेशन देना चाहते हैं और उसको एड्रेस करने के लिहाज से। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही, प्रदीप जी, बहुत मजबूत जस्टिस सिस्टम है हमारा। हाल के दिनों में हमने देखा जितने इंस्टीट्यूशन है उस पर विपक्ष ने वार किया, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, चाहे आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो, या फिर भारत की जो जुडिशरी हो, किसी को तो नहीं बख्शा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये संदेश कि भारत का ये जस्टिस सिस्टम बहुत मजबूत है। नहीं, देखिए, किसी भी देश में अराजकता लानी हो, आपको रिजीम चेंज करना हो, तो पहला लक्ष्य होता है कि उसके इंस्टीट्यूशंस को आप जो है डिमीन कीजिए, उसको ध्वस्त कीजिए कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी से बार बार हम लोग सुनते हैं कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब कोई ऐसी संस्था उनकी नज़र में देश में नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रधानमंत्री तक। तो ये जो बड़ा ये तरीका जो है बड़ा खतरनाक है। ये किसी पार्टी को हटाने, किसी प्रधानमंत्री को हटाने या सरकार को बदलने तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप देश में एक निराशा का वातावरण, एक आक्रोश का वातावरण ऐसे मुद्दे के आधार पर जो है नहीं, उसके आधार पर बनाना चाहते हैं कि आप न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप चुनाव आयोग से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए। किससे उम्मीद करें? इसी सिस्टम में आज अगर हम दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं तो इसी सिस्टम से आज दुनिया में भारत के का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका इतना सम्मान है, जो इलेक्शन कमीशन है, दुनिया भर के देशों से न्योता आता है कि आप हमारे यहाँ आइए, बताइए कैसे चुनाव कराना चाहिए और जो है गाइड कीजिए हमको। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष के नेता
अगर ये कहते हैं कि ये सब कॉम्प्रोमाइज है, वो दरअसल जो मैंडेट है उसको डीलिजिटिमाइज करना चाहते हैं कि ये मैंडेट असली मैंडेट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, यह कॉम्प्रोमाइज तरीके से हासिल किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो जो भी ये मतलब आप जनादेश को अगर इस तरह से अस्वीकार कितनी बार करेंगे, 3 बार हार गए, एक बार भी आप उस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप देश में कहीं जीत ही ना रहे हो, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ आप चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, वहाँ सिस्टम सब ठीक है, वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन जहां आप हार रहे हैं मतलब आप हार की जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। ये बताएं सर, ये आज पॉलिटिकल लेक्सिकन में हमारा नया शब्द जुड़ गया है और दिमागी नक्सल जो उन्होंने कहा, अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल, इसमें कितना अंतर है? ये दायरा बड़ा लगता है अर्बन नक्सल से, जैसे उन्होंने जिस तरीके से बताया। बहुत बड़ा है। देखिए, अर्बन नक्सल तो जो माओवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, उसके रास्ते पर चलने वाले थे। ये दिमागी नक्सल मतलब वो माओवाद का जो कीड़ा है, जो उसका प्रसार हो रहा है, उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है, बौद्धिक वातावरण, युवाओं के बीच में जिस तरह के निराशा का भाव भरने की कोशिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि भाई ये रास्ता नहीं है आगे जाने का, विकसित भारत का रास्ता ये नहीं है। विकसित भारत का रास्ता वो है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो हमारे जो है इनोवेटर्स कर रहे हैं, और आप उसका हिस्सा बनिए। आप उसका हिस्सा बनिए। आप हर समय जो है अगर रिबेल बनकर खड़े रहेंगे तो आप न देश का भला करेंगे न अपना भला करेंगे। तो इस प्रक्रिया में शामिल होइए। आप ये बताइए कि ये बदलाव होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, या हम आपको करके दिखाते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए सरकार को। तो आप पॉजिटिव बात कीजिए, हर समय नेगेटिव बात करने से आप गलत दिशा में चले जाएं। अमिताभ जी, आपने क्या पढ़ा बिटवीन द लाइंस? देखिए, क्लियरली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है जो स्पीच दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और थीम तो है कि भाई 2027 में भारत ने जो लक्ष्य बनाया है विकसित भारत 47 में 2047 में, वो कैसे रियलाइज होगा, कैसे वो पोटेंशियल रियलाइज हो, उसके उन्होंने 3 क्लियर पिलर बताए। पहला है आत्मनिर्भर भारत। ये पहला नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको रीइंफोर्स किया है कि कैसे भारत आज इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, कैसे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने। उन्होंने सी फूड एक्सपोर्ट्स की भी बात करी है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सी फूड एक्सपोर्ट्स में। दूसरा उन्होंने बात करी है मैन्युफैक्चरिंग की। अब सर्विस सेक्टर की लिमिटेशन है क्रिएशन ऑफ जॉब्स में, थ्रेट ऑफ एआई की वजह से जॉब्स वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई जॉब्स क्रिएट करें, कैसे वहाँ पर वो कॉस्ट और क्वालिटी और स्केल की बात कर रहे हैं। और तीसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है कि युवा शक्ति जो हमारी है उसको कैसे हार्नेस किया जाए, उनके पोटेंशियल को विकसित भारत बनाने में। वहाँ पर उन्होंने थ्रेट ऑफ एआई के लिए एआई की स्किल ट्रेनिंग की बात करी, 1 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग। हमने ये कोचिंग माफिया इंस्टीट्यूशंस, ये लोग पेपर लीक्स करा रहे हैं, ये भी देखा है। उन्होंने फ्री कोचिंग की बात करी, अब ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलेगा सबको। और जेन अल्फा भी जो है, क्योंकि जो जैसा सर कह रहे हैं कि भाई युवाओं का पॉजिटिव चैनलाइजेशन, स्पोर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो उन्होंने 5 से 15 साल और स्पोर्ट्स का भी एक लक्ष्य रखा है ओलंपिक्स के लिए कि भारत उन खेलों में जहां वो उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो 5 से 15 साल के युवाओं में या बच्चों में वो टैलेंट खोजेगा अगले कुछ सालों में। आई थिंक सीधा जो उनका जो विजन है 2047 का, उसका एक रोड मैप उन्होंने एस्टैब्लिश किया है स्पीच में। ये रोड मैप और दिमागी नक्सल पर थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये तो आज विरोधियों को बड़ा चुभ रहा होगा कि अर्बन नक्सल करते करते दिमागी नक्सल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। और अभी जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, सौरभ जी ने भी कहा कि इसका ब्रैकेट भी बहुत बड़ा हो गया है। चुप तो उसको रहा होगा जो उसको लग रहा हो कि मैं इसमें आता हूं, वरना किसी को क्यों चुभेगा? तो आपको क्या लगता है, वो आते नहीं उसमें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो दिमागी नक्सल वाली बात कही, उसके साथ प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही है कि ये पावर कॉरिडोर में घुस गए हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने का, अराजकता की राह पे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
ये 3 वाक्य उनके हैं जो दिमागी नक्सल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं और उसको कंटेम्प्रेरी भी बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अराजकता, पावर कॉरिडोर। तो मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से ये स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार हमारी भले हो, सिस्टम तो उनका ही है। अभी भी आप देख लीजिए जिस प्रकार से, अब बिहार की बात करिए, बिहार में जितने सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसमें प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम तरह के लोग शामिल होते हैं और हर बार शामिल होते हैं। चाहे कोई किसी प्रकार की जयंती हो, संग्रहालय हो, संग्रहालय के कार्यक्रम में तो स्थायी रूप से होते हैं। तो इस तरह से लोग वहां घुसते हैं, इसीलिए संग्रहालय में जा रहे हैं। नहीं, संग्रहालय में जा रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, इसको पहचानने की ओर प्रधानमंत्री ने ध्यान आकृष्ट किया है देश की जनता का और खास करके युवा का, कि वो पहले आपके पास आएंगे, आपसे संबंध बनाएंगे और फिर आपको अपने पाले में ले आएंगे। ये जो मॉडस ऑपरेंडी, और युवाओं को जैसा मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, उनका दिमाग बहुत अनगढ़ होता है, बहुत रेबल किस्म का होता है। हम आप भी जब उस, मतलब आप तो अभी भी युवा हैं, मैं जब उस दौर में था तब मुझे भी लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रवृत्ति होती है ना कि सामने वाले को ढा देना है, तो वो उसको रचनात्मक दिशा में कैसे ले जाया जा सके। रचनात्मक कह दिया आपने। नहीं, रचनात्मक कांग्रेस नहीं, वो तो विध्वंसात्मक है, वो छोड़ दीजिए। आप क्या इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन की भी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक इंटेलेक्चुअल पूल भी बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें दिमागी नक्सल ना हो। वो हमारे यहाँ क्या है ना, एक बहुत, ये दिमागी नक्सल क्या करते हैं, पहले ये फैलाते हैं कि इस विचारधारा के साथ इंटेलेक्चुअल लोग ही नहीं है, जबकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, आप बात ही नहीं करोगे। और ये देखिए, ये वही लोग हैं जो भारत की समृद्ध विरासत को, जैसा हम बातचीत में कह रहे थे कि 3000 साल की विरासत हमको नहीं चाहिए, हमें मतलब अगर आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब आप हमारे वेदों को नकार रहे हैं, हमारे इतिहास को नकार रहे हैं, हमारी अच्छी कला को नकार रहे हैं, हमारे चारवाक के फिलॉसफी को नकार रहे हैं, हमारे जितने भी मतलब विद्वान हुए और जिन्होंने थियोरीज दी हैं उसको आप नकार दिया सीधा। राहुल गांधी ने तो सीधे ही कहा था ना, आप जो कह रहे हैं कि हाँ, 3000 साल के भारत को समझने का हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें। आज के भारत को समझते हो? विचार शून्यता है क्या आज के भारत को समझने? अब ये फिर विचार की अपेक्षा आप करेंगी तो फिर मैं कुछ कड़वा बोल दूंगा तो बुरा लगेगा उन लोगों को। विचार शून्य व्यक्ति से ही ऐसे विचार निकलते हैं, ऐसे बयान निकलते हैं। जब आपके पास विचार नहीं है, जब आपको अपने देश के प्रति सम्मान नहीं है, देश के इतिहास के प्रति। एक व्यक्ति है जो पिछले वर्ष लाल किले से 2 वर्ष पहले पंचप्रण की बात करता है, जिसमें विरासत को सहेजने और उसको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, भाषा भूषा, और दूसरे तरफ एक विचार चल रहा है जो कहता है भारत आइडिया ऑफ इंडिया को ही नकार रहा है। ठीक, अब ये इतनी बात हम जिस आइडिया पर कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने आज जो सजेस्ट किया कि एक दिमागी नक्सल भी है, तो वो किन शब्दों में उन्होंने कहा? कैसे हथियारों वाले नक्सलों को तो हमने खत्म कर दिया, ये दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा, तो लक्षण क्या है इनके? अजीत जी देखिए, एक तो अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा 12 साल से निश्चित रूप से उस इकोसिस्टम को जो
पहले से था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पावर कॉरिडोर में आ गए थे, पॉलिसीज को प्रभावित करते थे, उस इकोसिस्टम को खत्म किया है। तभी ये कह रहे थे कि थे, वो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उस इकोसिस्टम को खत्म किया गया है। तो अगर वो इकोसिस्टम मुक्त हो गया है माओवादी सोच वाले लोगों से, अब जो दूसरी बात है, वो लोगों के दिमाग में अगर कोई ऐसी बात बैठी हुई है तो ये भी एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करने से होगा। नया इकोसिस्टम अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ये सब मिल करके क्रिएट करते हैं, जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजिकल एक इकोसिस्टम ऐसा बनाना है, उसका एक पार्ट है जैसे आज वंदे मातरम। तो आप एक मान लीजिए, अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो कि जो आदमी वंदे मातरम नहीं गा रहा है या जिसको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है, जो इसका विरोध कर रहा है, तो आप समझिए कि वो उस ब्रैकेट में है जिस ब्रैकेट की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये जो हम अपने इतिहास को, हम अपने परंपराओं को, अगर उन सब को स्थापित कर पाते हैं समाज में, हर व्यक्ति के दिल दिमाग में अगर उसको बिठा पाते हैं, तो हम उसको, उसी को दिमाग से भी उसको चीज को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जो एक हार्डवेयर के लेवल पर जो कहते हैं, उस पर लग रहा है प्रधानमंत्री की बात से कि वो सफाई हो गई है। हार्डवेयर के लेवल पर जो हथियार वाले नक्सली भी खत्म हो गए जंगल में, और पावर कॉरिडोर में भी जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग थे, और सिर्फ पावर कॉरिडोर का मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की आप कर्तव्य भवन में जहां किताबें बन रही हैं, जैसे एनसीईआरटी की किताबें बन रही हैं, सीईआरटी की किताबें बन, जहां किताबें बन रही हैं, जहां विचार का जन्म हो रहा है, अगर उन जगहों पर भी लोग बैठे थे, वहां से सफाई हो गई है, तो उससे लग रहा है प्रधानमंत्री की बात से कि वो सफाई हुई है। अब ये जो इंस्टिल करना है अपने प्राइड को, अपने एंशिएंट नॉलेज को, अपने कल्चर को, अपने हिस्ट्री को, वो इंस्टिल करना है लोगों के दिमाग में। लक्षण वही है कि अगर आपको वो पसंद नहीं है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 3000 साल के इतिहास की बात मत करें। भाई, आपको क्या पता नहीं है कि सिविलाइजेशनल कंट्री होने का क्या लाभ होता है? आज ईरान अगर अमेरिका से लड़ रहा है, ईरान अगर अमेरिका से आज लड़ रहा है, तो इस ग्राउंड पर लड़ रहा है कि हम एक सिविलाइजेशनल देश है, हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, हमारा किसी समझौते के तहत निर्माण हुआ देश नहीं है वो। तो भारत अब उन्होंने 3000 साल कहा, पता नहीं किसने 3000 साल कहा, 6000 साल मान लीजिए। एक नॉर्मल सेंस में जो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोग थे, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने 6000 साल लिखे। आप कह रहे हैं 3000 साल, तो आप अगर इस चीज को निगेट करना चाहते हैं तो फिर वो इसका मतलब निगेट करने के लिए भी तो पता होना जरूरी है। नहीं, वो पता भी नहीं है पूरा। तो एक सिविलाइजेशनल कंट्री होने का भारत का क्या स्ट्रेंथ है? आज पूरी दुनिया में 2 ही या 3 सभ्यताएं हैं ना जिनकी कंटिन्यूटी है, जिनकी निरंतरता बनी हुई है सभ्यताओं की, नहीं तो सभ्यताएं तो नष्ट हो गई सारी। तो हम एक निरंतरता वाली सभ्यता है, और सभ्यता का हम सभ्यता है, हजारों संस्कृतियों का समुच्चय है हमारा। इस बात को समझना होगा, और ये सदियों से चली आ रही है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर जिस ब्रैकेट में रख रहे हैं उस ब्रैकेट में जाएंगे। शायद प्रधानमंत्री, उनके कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो विरोध करे वो दिमागी नक्सल, नहीं, केवल सवाल उठाने वाला वो दिमागी नक्सल, जो हमसे सहमत नहीं है वो दिमागी नक्सल। मेरे ख्याल से वो केवल ये कहना चाहते होंगे जो आपको अराजकता की तरफ प्रेरित करे वो दिमागी नक्सल। माओवाद क्या था कि व्यवस्था में विश्वास मत कीजिए। नक्सलवाद इसलिए है कि विकास नहीं हो रहा है, और यह साबित हो गया कि नक्सलवाद था जिसके कारण विकास नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बाधा विकास की नक्सलवाद था। आज छत्तीसगढ़ चले जाइए, जहां कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे, कोई आम आदमी जा सकता है। स्कूल खुल गए, टेलीफोन टावर लग गए, बिजली के खंभे लग गए, कम्युनिकेशन के सारे चैनल खुल गए, तो सब कुछ हो रहा है। तो विकास बढ़ा है या कम हुआ है नक्सलवाद का होने से? और ये एक दिमाग में बात बिठाने की है कि अगर आप किसी में अविश्वास पैदा नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कैसे खड़े होंगे? भाई, हमको कहना पड़ेगा ना कि सौरभ जी अच्छे नहीं हैं, तभी तो 2 लोगों को हम समर्थन में जुटा पाएंगे। तभी कह पाएंगे देवेंद्र जी अच्छे हैं। नहीं, सब लोग अच्छे हैं, उसकी बात नहीं है। मैं एक अपनी बात समझाने के लिए कर, देखिए, जो दिमागी नक्सल की बात उन्होंने कही, ये बड़ी गंभीर बात है। दरअसल ये सबसे बड़ा इसका नुकसान हो रहा है कि अपनी विरासत को नकारना। जो अभी अजीत जी बात कह रहे थे सिविलाइजेशनल कंट्री की, हमें तो डोमिनियन स्टेट देने को ब्रिटिश तैयार नहीं थे कि आप देश ही नहीं हैं। तब उनके सामने ये रिसर्च रखी गई, बताया गया कि भाई हम सिविलाइजेशनल नेशन हैं, हम कोई जो है आर्टिफिशियली बने हुए देश नहीं है, हम भौगोलिक देश नहीं है, हमारी पहचान जो है हमारी सिविलाइजेशन है। तो राहुल गांधी अगर कहते हैं 3000 साल की बात नहीं करनी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात है उनमें स्वयं बोध नहीं। ये देश क्या है,
इस देश की संस्कृति क्या है, हमारा मूल क्या है। अगर आप उसको ही नकार कर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ कहा आपने? नहीं राहुल जी, संस्कृति सभ्यता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन देखिए अभी बात जो तो एक ठीक बात है। अभी नक्सली की नक्सल उसमें बात कही जो आज आम आदमी पहुंच रहा है, तो ये आज ही का एक फैक्ट है जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 90 से ज्यादा गांव हैं जहां आज पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। तो ये जो उस नक्सलिज्म से जो मुक्ति मिली है, उस माओवाद से जो वहाँ सशस्त्र संघर्ष चल रहा था और इतनी लड़ाई के बाद हजारों हमारे जवानों ने भी अपनी जान गंवाई, उसका एक हासिल है, एक फलित है ये कि वहाँ 90 से ज़्यादा गाँव में पहली बार आज़ादी के बाद झंडा फहराया जा रहा है, तिरंगा झंडा। तो ये एक बड़ा चेंज है, इस चेंज को अंडरलाइन करने की जरूरत है। और इसको बहुत चेस्ट थंपिंग करके प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अंडरलाइन किया इस बात को कि एक उनसे हमारी मुक्ति मिल गई है। अब आइडिया के लेवल पर जो चीजें हैं, लोगों के दिमाग में जो चीजें भरी जा रही हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो वो ऐसे कंट्रोल नहीं होगा अगर आप उसके पैरेलल एक दूसरा इकोसिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन उसका फिर मैं ecosystem उस बनाना मौके की भी बात करना चाह रही हूँ। ये मौका भी अगर दिमागी नक्सलियों को मिल भी रहा है तो देवेंद्र, इसके पीछे कारण ये है कि बेरोजगारी दर भी तो भारत में बढ़ रही है। अगर वो डबल डिजिट की तरफ आगे जा रही है, इसलिए तो आज प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ रहा है, फिर से रीइंफेसाइज करना पड़ रहा है कि आप आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। तो मौका भी जब मिलता है तो उस मौके को भुनाने की कोशिश कोई भी दिमागी नक्सली करेगा। नहीं, लेकिन ये सिर्फ उस संदर्भ नहीं है ना कि डेवलपमेंट को लगे। जैसे नक्सली के हिसाब से अगर बात करें कि अगर डेवलपमेंट इशू होता तो फिर वो कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब स्कूल बनाया जाता था तो उसको बम से उड़ा देना, हॉस्पिटल बनाया जाए तो आप बम से उड़ाओगे, टेलीफोन टावर लगाया जाएगा तो बम से उड़ाओगे, लोगों को मारोगे, तो वो फिर डेवलपमेंट का तो इशू हो ही नहीं सकता था। और आप सोचिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह, जिस व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिलाया, वो बैठे हुए हैं और उनको लेकर राहुल गांधी फिर यहाँ पर क्या बातें कह रहे थे। अराजकता का जो सेंस पीएम दिखाना चाह रहे थे। मैं हार्डवेयर वाली बात नहीं कर रही थी, मैं उस सॉफ्टवेयर वाली बात कर रही थी जो हमने जंतर मंतर पर देखा सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि जो दिमागी नक्सली की जो बात वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो इसी रूप में था कि आपके दिमाग पे कब्जा करके आपको ये दिखा दिया जाएगा कि बहुत खराब है, कुछ भी नहीं है, एकदम निराशा नहीं है, जो कि जंतर मंतर ने जिस प्रकार की चीजें दिखाई। क्योंकि भले ही वो इमोशन था, लेकिन वो इमोशन तो दिख रहा था ना कि उस इमोशन को फैलाने वाले लोग पीछे कौन से खड़े हैं, किस मंशा से खड़े हैं। और आप एक चीज देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से पीएम ने एनर्जी के बारे में जो कहा, वो उसे चैलेंज के तौर पर पेश किया, लेकिन इसको थ्रेट के तौर पर पेश कर रहे हैं दिमागी नक्सल को कि ये एक थ्रेट है और इससे सतर्क रहना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। और आप कह सकते हैं कि अगर सिविल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के बाद जो वो कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आप अल्टीमेटली जोड़ें तो वो इसी रूप में जाएंगी कि देश में जो व्यवस्था है, जो सरकार है, सिर्फ वो इसको हैंडल नहीं कर सकती। देश के लोगों को इस दिमागी नक्सल जो है उसको चैलेंज के तौर पर देखना होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग पे कब्जा करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को जिस रूप में पेश किया गया, वो घरों में बच्चे बैठे जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे वो भी उससे कनेक्ट हो गए। तो वो क्या था, एक तरह से कि उन्होंने उनके दिमाग पे कब्जा किया और उसी को थ्रेट के तौर पे पीएम दिखा रहे हैं। और गालियों को फिर नॉर्मलाइज करने की जो दिखाने की कोशिश हुई, वो भी इसी का एक अंग है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल युवाओं को ही केंद्र में रखकर अपनी बात नहीं कही, उन्होंने महिलाओं की भी बात की। लाल किले की प्राचीर से देश की महिलाओं को सम्मान देने के लिए संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की अपील की। पीएम मोदी ने सभी पार्टियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को सम्मान देने की अपील की। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे,
समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। प्रधानमंत्री ने ये अपील जरूर अलग अलग राजनीतिक दलों से की कि एक साथ आइए और महिलाओं को उनका हक दें, लेकिन शायद ये लोगों को, मतलब जनता को ज्यादा बताने के लिए थी कि मैं ये काम अभी भी करना चाहता हूं, बहुत से लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अपील का जिन पर असर होना होगा राजनीतिक दलों में वो हो चुका होगा, और जिन पर नहीं होना है उन पर कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े स्पष्ट स्टैंड हम सबको मालूम है। तो बस वो यही नहीं कह सकते थे कि मैंने सब कर लिया है, बस अब अगला मौका आने दीजिए, मैं इसको कर दूंगा। एसेंशियल इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि भाई एक सोसाइटल मैसेज है कि भाई आधी आबादी जो है देश की, उसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आज सिर्फ 74 MPs की है, यानी 14% से भी कम है। रिसर्च ये कहता है ग्लोबली कि भाई महिलाओं का इमोशनल कोशेंट बेटर है पुरुषों से। तो आधी आबादी की हिस्सेदारी जो गवर्नेंस में है वो काफ़ी कम है। महिलाओं की जब एंट्री होगी तो जो पॉलिसी मेकिंग में जो एम्पैथी है वो बढ़ेगा। दूसरा, ऐसा भी माना जाता है कि करप्शन लेवल्स कम होगा। ठीक है, तो एक तो सोसाइटल मैसेज, और गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी कि भाई देखो 33% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं और हर जगह वो अच्छे पोजीशंस में है। और पॉलिटिकल अंडरटोन है ही इसमें कि भाई जब मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग लोकसभा पे नहीं, उसमें डिलिमिटेशन का भी एक अंडरटोन है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग लोकसभा पे 1/3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनहांस्ड लोकसभा पे 1/3 की बात कर रहा हूँ। यानी मैं लगभग 250 से ऊपर, हाँ मतलब लगभग 300, 275, 300 महिला MPs की बात कर रहा हूँ, और वो विपक्ष नहीं होने दे रहा है। और एक बड़ा जो है जिनका आना सुनिश्चित हो जाए, हाँ जिसका आना सुनिश्चित हो जाए, और ये बड़ा हक जो है महिलाओं का, वो विपक्ष कहीं ना कहीं नहीं होने दे रहा या छीन रहा है। इस पे और ये consensus- एक मिनट जी, बस जी। 10 सेकंड जोड़ता हूँ। और ये वही लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई अगर महिलाओं की 50% आबादी है तो उनको 50% हिस्सेदारी न देके 33% तो दे दो भाई। इस बार कोशिश तो खूब हुई देवेंद्र, ये हिस्सेदारी देने की। बिल्कुल, और अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो बढ़े हुए स्ट्रेंथ के बाद जो 33% होगा वो अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से 50% होगा, 50% से ज़्यादा। तो उस आधी आबादी को आप एक तरह से इफेक्टिवली देखें कि अभी के 543 के एक्सटेंट पे आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं और उसमें अड़चन खड़ी की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे आप अपोजिशन के हिसाब से अगर आप देखें तो वो एकदम से निश्चिंत है कि उनको इस काम को नहीं करना है। बार बार वो एक जो नैरेटिव करते हैं कि इसी स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं दे दिया जाए, उनको पता है कि इस स्ट्रेंथ पे जैसे ही आप देंगे तो फिर उसमें बहुत सारे विवाद, बहुत सारी समस्याएं, तकनीकी तौर पर भी वो संभव नहीं है कि किन सीटों को कौन सा रिजर्व करेंगे, क्या करेंगे। तो एक रास्ता सीधे सीधे मना नहीं कर सकते, तो उसका एक इनडायरेक्ट वे ये चुनते हैं कि चलो इस तरह के तर्क गढ़ के इस बिल को रोक दो। लेकिन जो सरकार की तरफ से मीनाक्षी इस सेशन को खत्म होने के बाद भी जो मैसेजिंग आ रहा है, जो इंडिकेशन दिख रहा है, उसके हिसाब से दिख रहा है कि वो लोग एकदम से श्योर हैं कि उनको इस काम को करना है और 2029 के हिसाब से ही करना है। अब देखना होगा कि उसके लिए रास्ता किस रूप इसमें में अगर रहता है। कहीं कोई कमी होती या कोई कसर रह गई होती तो प्रधानमंत्री ये इंटेंट इस तरीके से नहीं दोहराते दोबारा। इसे एक इशारा भी है कि भाई इसकी तैयारी पूरी है। बिल्कुल, उन्होंने यही बताया कि ये होना है, ये होना ही है, ये होना है, ये देश के लोग जान जाएं कि ये होना है और हम ये कर रहे हैं। बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर इसमें शामिल होती हैं, वो क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकती हैं, सबको पता है कि वो क्रेडिट मिलेगा नहीं, वो तो क्रेडिट सरकार को ही जाएगा ना। अभी ही हम लोग यहाँ बैठ के कहाँ क्रेडिट दे रहे हैं अपोजिशन को। भाई 2023 के जुलाई में जब ये महिला आरक्षण का बिल पास हुआ तो सभी पार्टियों ने समर्थन किया उसका। सभी दलों के समर्थन से जुलाई 2023 में इस नए वाले पार्लियामेंट की बिल्डिंग में पहला कानून पास हुआ था, नारी शक्ति वंदन कानून। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया, तो उसका क्रेडिट सबको पता है कि उन पार्टियों को नहीं मिलेगा। सरकार, प्रधानमंत्री लेकर के आए, ये सरकार है ये लेकर के आई, तो ये तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम ले आएंगे, देश के लोग इसको जान लें। क्रेडिट लेने की बात उन्होंने ये कही। अब इसमें ये जो पेच है, वो पेच यही है कि 23 में जो पास हुआ था उसको 34 में लागू करना था। अब सरकार प्रीपोन करना चाह रही है, सरकार 2029 में लाना चाह रही है, 2029 के चुनाव से उसको लागू करना चाह रही है। बस ये पेच है, और अपोजिशन को पता नहीं क्या, क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम इस पेच में क्यों फंस रहे हो। जब तुमने 34 के लिए उसको परमिशन दिया, जब कानून में तुमने समर्थन किया हुआ है, जब तुम्हारे समर्थन से वो कानून बना हुआ है, तो फिर उसमें अड़ंगा लगा करके क्यों निगेटिव अपने लिए बता रहे हो कि तुमको हो कि तुम नहीं चाहते हो। वो इसलिए कि उनको लगता है कि हम 2029 में आ जाएंगे
हाँ, हम आ बिल्कुल, जाएंगे उसके बाद करेंगे। हम आएंगे तो हम करेंगे। ये करके आएंगे तो ये इनको हटाना मुश्किल होगा। हाँ, वही। तो आज जो कॉन्फिडेंस था प्रधानमंत्री का वो ठीक वीर सावरकर जैसा था जब उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि साथ आओगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करोगे तो तुम्हारे बावजूद हम आज़ादी लेकर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री आज ये कह रहे हैं कि ये तो हम लागू करेंगे ही। तो अपोजिशन क्रेडिट लेना हो तो साथ आ जाओ। जो अपोजिशन तुमको का भी क्रेडिट विरोध है मिलेगा। वो महिला आरक्षण को लेकर के उनको उसकी चिंता उतनी नहीं है, क्योंकि उनको भी करना ही है। उन्हें डिलिमिटेशन की चिंता है, चूंकि ये इसके साथ ऐड हो गया जिस कानून में अब वो तो संशोधन की दोनों बात की जा रही है। मुद्दे जुड़ गए हैं, वो अलग अलग नहीं है अब। नहीं, वही जोड़ा गया ना 23 में पहले तो नहीं था। पहले तो जब भी महिला आरक्षण का बिल आया तो हर बार महिला आरक्षण का बिल आया कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में आप 1/3 दे दीजिए, और वो जो लगी हुई थी 1971 से जो रोक लगी आ रही थी, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 25 साल के लिए बढ़ाया उसको 2026 तक, तो उसके बीच में 2001 के बाद भी जितनी बार बिल आया हर बार पुराने मौजूदा एग्जिस्टिंग उसमें महिला आरक्षण को लागू करने की बात, ये तो ऐड किया 2023 के कानून में। 2023 में जो बिल आया उसमें ऐड कर दिया गया दोनों को। डिलिमिटेशन भी तो कभी होना ही है, नहीं, वो आपके कानून में लिखा है। असली समस्या महिला आरक्षण भी कभी देना ही नहीं, है। हर 10 बात साल वही पे जो होना है। जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे तो ठीक करेंगे, इन पे भरोसा नहीं। देखिए, डिलिमिटेशन अब ये तो हुआ ही कोई ना। इसको फायदा मिल जाएगा, मैं ये इसमें- परमानेंट हो मैं जाएंगे। इसमें अलग-अलग डिलिमिटेशन पॉलिटिक्स अभी हुआ ना, पार्टी को जोड़ते हुए बात कर इसके लेते पहले हैं भी सर। जब डिलिमिटेशन हुआ तो उसका कोई विरोध नहीं था। डिलिमिटेशन तो हुआ ही था ना। जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन हम भी वही बना, कह रहे हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन ने डिलिमिटेशन की, ये नाम बदले, कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्योग्राफिकल एरिया भी बदला। अब क्या है, अब जो डिलिमिटेशन होना है, इस डिलिमिटेशन में सीटें बढ़नी है। ये पहले के डिलिमिटेशन से अलग है, इसमें नहीं, सीटें मैं- बढ़नी है। कोई तो करेगा ये ना। फ्रिज जो खत्म हो रहा है, फ्रिज खत्म हो रहा है, तो ये अपोजिशन का था कि अगर ये अभी होता है तो ये 2029 में फिर इस डिलिमिटेशन के बाद और महिला आरक्षण के बाद बीजेपी ही आ जाएगी, फिर हमारे लिए मौका नहीं है। मैं ये इसका पॉलिटिकल विरोध का पार्टीज कारण के है। अप्रोच की इसलिए बात करना चाह रही हूँ अनंत जी। इस पर तो डीएम के साथ आते आते फिर किनारे हो गई। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपोज में खड़ी रही कि हमें डिलिमिटेशन पे चर्चा करनी ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो कांग्रेस पार्टी ही जाने भाई, उनके वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सिवाय ईश्वर और राहुल गांधी के कोई नहीं जानता है। तो उनकी बात लेकिन मेरी समझ जो कहती है वो कहती ये है कि शीतकालीन सत्र के पहले इस बिल को, डिलिमिटेशन को भी और महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संशोधित बिल है, दोनों पास होना चाहिए। मुझे ऐसा हंच है, और मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों से बातचीत करके जो सेंस मिलता है वो यही मिलता है कि इसकी पूरी तैयारी हो गई। क्योंकि प्रधानमंत्री एक ही बात को अगर बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई तैयारी चल रही है, और वो तैयारी को अंजाम तक पहुंचने में जो समय लग रहा है सो लग रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आज लाल किले की प्राचीर से कही, यही बात उन्होंने अभी जब वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधित पेश हुआ था, उसके पहले भी उन्होंने यही बातें कही थी कि आप आइए, समर्थन कीजिए, आपका अखबार में इश्तेहार दे देंगे, हम अपने खर्चे पे इश्तेहार छपवा देंगे, आपकी भी फोटो लगवा देंगे। उसी बात को दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से कहा है। अब पता नहीं क्या होता है, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए। जैसा अभी अजीत जी कह रहे थे कि पूर्व में समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि 850 कैंडिडेट भी तो होना चाहिए आपके पास, वैसा संगठन भी तो होना चाहिए कि आप 850 लोकसभा के उम्मीदवारों को लेके आए। वो बड़ी समस्या है विरोधी दलों के पास सबके। अब उत्तर प्रदेश में कल्पना की क्या समस्या करिए, है? 150 सीटों की कल्पना करिए उत्तर प्रदेश आप में। चाहते हैं कि अगले भाषण में प्रधानमंत्री कहें कि इश्तेहार के साथ हम आपको उम्मीदवार भी देंगे। उम्मीदवार लेकिन आप आइए साथ में। नहीं, मुझे लगता है कि उम्मीदवार देने से ज्यादा यह है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। मैं तो बार बार इस बात, क्योंकि अच्छी बात देखिए, मंत्र आप रोज पढ़ते हैं ना, सुबह उठ के एक ही मंत्र रोज पढ़ते हैं ना, इसलिए हमें लोगों को भी अच्छी बात बार बार दोहरानी चाहिए कि महिलाओं को पहले उनका अधिकार दे दो, बाद में जितने संशोधन लाके, जब मान लो अब आशान्वित हैं, जैसा आप लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, वो बहुत आशान्वित होंगे और कोई भी राजनीतिक दल होगा तो ठीक है, उनकी आशान्विता का सम्मान करते हुए हम ये कहते हैं कि भैया आप आओगे तो कर लेना संशोधन, लेकिन एक बार तो महिलाओं को उनका वाजिब हक दे दो। लोहिया जी के जमाने से ये नारे लगाते आ रहे हैं तमाम विपक्षी दल कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो मैं कह रहा हूं कि जो 50% है उनको 50% दो ना, उसको फिर बांटने का प्रकल्प क्यों कर रहे हो भाई? एक बार महिला एक अलग जाति है, ये आप समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, जॉर्जिया मेलोनी से लेके गांव में काम करने वाली बुधिया तक, ये सब महिला है और उनकी और कोई जाति नहीं है, उनकी सिर्फ एक जाति है। इंटरेस्टिंगली मैंने पिछले 6-7 चुनाव में 96 से लेकर अभी तक वोटर टर्नआउट, किस पार्टी को कितना वोट मिला, किस गठबंधन को कितना वोट, पढ़ रहा था मैं। सर आप ये चीज आपकी नॉलेज में शायद होगी व्यूअर्स के लिए, पहली बार 2014 के बाद, इस 96 और लेट 90s के बाद जितने चुनाव हुए, पहली बार 2014 के बाद महिलाओं का वोट पुरुषों के बराबर या ऊपर गया, लगातार जा, और हम नहीं तो अच्छा खासा गैप था। बिल्कुल, महिला हर स्टेट में बहुत कम पड़ता था। ठीक बात। ये अपने आप में एक संकेत। आप कल रात 3 बजे तक जग के ये काम कर रहे थे, मैं आग्रह आपसे ये करता हूं, आज आप सुबह जल्दी उठ गए हैं, आज रात को भी जगिए और आज रात को आप विधानसभा के इलेक्शन के वोट शेयर का एनालिसिस करिए, आपको और दिलचस्प आंकड़े मिलेंगे। कहीं कहीं तो महिलाओं की वोटर संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। बिल्कुल हो। बिहार चुनाव में जो इस बार हुआ, क्या हुआ? वो महिलाओं के प्रचंड वोटिंग से ही तो हुआ। आंकड़े मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक रात और दीजिए दर्शकों को। और हम लोग नहीं, हर राज्य में महिलाओं का वोट, अब लगभग सभी राज्यों में, बड़े राज्यों में महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन आप उनको उनका हक नहीं देंगे, बस वोट लेते रहिए। लेकिन उसके साथ एक और चीज, 13 राज्यों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से पहले, और अब केवल टर्नआउट की बात नहीं है अमिताभ जी, पहले महिलाओं का वोट महिलाएं नहीं देती थी, ज्यादातर मामलों में उनका वोट पड़ जाता था। आज किसी परिवार में किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर की महिला से कहे कि तुम्हारा वोट डलवा देंगे। वो अपना वोट खुद डालती है, ये फैसला वो खुद करती है। तो घर में पता चलता है कि पति पत्नी अलग अलग पार्टी को और वोट सच देने जा भी रही थी, उनका भी इन्फ्लुएंस्ड वोट था, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया परिवार में है। कहा गया कि इस पार्टी सर, को देना। आप वो बात कर रहे हैं, हमने तो ऐसे वोटिंग भी देखे हैं मीनाक्षी जी कि परिवार का मुखिया चला गया सारे पांचों लेके, मतलब उसके परिवार में अगर 5 वोट है तो 5 पर्ची लेके पहुंचा और उसने उसको दिया और कहा कि ये लो 5 वोट हमारे परिवार का है। उसने 5 मतपत्र फाड़े और उसको दे दिए और उसने 5 पे मुहर लगाए और डाल दिया। ऐसे वोटिंग भी देखा है। एक लाइन उसको, इसको महिला आरक्षण वाली बात अगर खत्म करें हम लोग, सुनाना चाहता तो महिला उसमें इस बात को हम लोग कहें कि अगर अभी पास हो जाता है, शीतकालीन सत्र के पहले भी इसको पास कर लिया जाता है, लागू 2029 में होना है, तो सिर्फ एक अनुरोध होगा। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे से कहा है इस बात को कि 7 चुनाव हैं, उन चुनाव में पार्टियां जो हैं महिलाओं को 33% सीटें दें बिना कानून के। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहे हैं, कानून बनने के है कि पार्टियां ये करती तो ये नौबत ही क्यों आती? कानून बनाने के पहले प्रधानमंत्री के भाषण का एक और हिस्सा आपको सुनाते हैं। आज उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया और कहा कि देश विकसित तभी होगा जब देश का युवा विकास करेगा। प्रधानमंत्री के 76 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा फोकस नौजवानों पर ही था, जिनजी पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को देश के साथ ही आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आज एआई का जमाना है और इसमें हमारे देश को पीछे नहीं रहना। इसके लिए सरकार 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देगी। का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा, हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। खेलों की बात उन्होंने की, एआई की बात की, युवाओं को अवसर देने की बात थी। एआई की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो आज की विश्व की एक रियलिटी है, हमें भी उसके साथ ही चलना है। एआई को अपनाना पड़ेगा। एआई जब, अभी बड़ी लंबी बात हो रही थी अजीत जी से इस विषय पर, एआई जब जीवन का हिस्सा बनेगा तो वो बहुत सी जगह हमको रिप्लेस भी करेगा। लेकिन अभी एक डेटा एक आया हुआ था और उसमें कई देशों का अलग अलग संख्या के हिसाब से दिया था, भारत का भी उसमें एक उदाहरण था। एआई अगर अवसर लेता है तो देता भी है और अवसर ज्यादा दे रहा है। बात वही है, अगर वो 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मतलब एआई का उपयोग उसका करना उसका सिखा रहे हैं। तो एआई एम्प्लॉयमेंट केवल लेगा, ये धारणा भी गलत, मतलब इसको भी हमें ये आप तुलना कीजिए, जब कंप्यूटर आ रहा था तो कहा जाता था कि एक कंप्यूटर जो है 50 लोगों का काम करेगा, 49 तो बेकार हो गए। आज क्या है, कंप्यूटर जो है उसने कितनी अपॉर्चुनिटी दी है, खासतौर से यूथ को ही दी है। तो ये तो जो है वो दोनों तरफ चलता है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ लोग बेरोजगार होंगे, ये सही बात है, उनसे अपॉर्चुनिटी जाएगी, लेकिन उससे बड़ी संख्या में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रदीप जी, वही आदमी जिसको मान लीजिए एआई ने रिप्लेस किया, एआई उसको इक्विप भी कर सकता है, उसी आदमी को, कि वो सीख ले, उसका कोई उपयोग करे। और कर रहे हैं लोग, मिडिल एज लोग जो है वो एआई को में ट्रेन होने की कोशिश कर रहे हैं, रेलेवेंट बने रहे, जॉब मार्केट में उनकी उपयोगिता बनी रहे। क्योंकि ये एक नया ट्रेंड ये भी खासतौर से कॉर्पोरेट में चल गया है ना, कि आप 30-35 साल से ऊपर हो गए तो आप जो है फिर नए लोग आने चाहिए और आप जो है ऑब्सोलीट हो गए या टेक्नोलॉजी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। देखिए, दिमाग को, ह्यूमन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, आखिर उसको चलाने के लिए भी तो आदमी का दिमाग ही चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा। तो वो जो ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है उस टेक्नोलॉजी, उस पर अजीत जी ने एक बड़ा साजिशी सिद्धांत दिया है, जब सोच रहा हूं उस पर, उन्होंने कहा कि वो एआई वही सीखता है जो हम उसको बताते हैं, या जो हम करते हैं वही सीखता है। हम अगर साजिशें करेंगे तो वो साजिशें करना सीखेगा। अभी जो रिवॉल्यूशन का जो हम लोग अभी जिस
थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन रिवॉल्यूशन में है, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर के अभी तक के ये जो अभी रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या आईटी रिवॉल्यूशन ये नहीं, ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है, ये संज्ञानात्मक क्रांति है जो इसके पहले की बाकी क्रांतियों से भिन्न है। पहली बात तो एक ये है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर या दूसरा जो भी टेक्नोलॉजी आया ना, वो एक टूल था हमारे हाथ का जिसको हम इस्तेमाल करते थे। एआई टूल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं है, ये एक एजेंट है। और ये अभी तो वो नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो एआई में काम कर रहे हैं उनका कहना है कि 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल की लिमिट है जब ये अपने को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा, जब इसको हमारी जरूरत नहीं होगी। इसको कोई भी डिसीजन करने के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने को उसको डाइवर्स करने के लिए इसको हमारी जरूरत जब नहीं होगी। देखिए कंप्यूटर कोई भी हो, कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, वो हम जो कमांड देंगे वो काम करेगा। कितनी भी महंगी पिस्तौल हो, वो पिस्तौल अपने आप नहीं चलती है, उसको किसी को चलाना होता है। लेकिन एआई में ऐसी स्थिति नहीं है, एआई खुद को चलाने में सक्षम है, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो टूल की तरह काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक कंपनियों में ऐसा हुआ है, खतरनाक एआई ने अपने से फैसला ले लिया और कई डिसीजन ले लिए। तो अभी अंत में वो उसका इस्तेमाल बंद करना पड़ा। इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो भी तो ह्यूमन कमांड्स पर ही हो रही है। वो अभी उस स्टेज में आया नहीं है। अभी हम लोगों ने जितना उसको सिखाया है उसके आधार पर वो डिसीजन ले रहा है, अपने नहीं सीख रहा है। वो अपने से जब सीख के, ये 2-4 साल की बात है, वो जब अपने से सीख के डिसीजन लेना शुरू करेगा तब क्या होगा, वो आगे की बात। वो तो फिर वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल। चलेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग बहस का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 1 करोड़ लोगों को उसमें ट्रेंड किया जाएगा, एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को उसकी ट्रेनिंग देंगे हम लोग। अब इसके 2 जो पहलू है, जो पहला पहलू जिस पर हमारा एम्फेसिस है वो ये है कि एआई का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल बनाने के लिए हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। देखिए यूजर तो आज 45 करोड़ फेसबुक का है, लेकिन फेसबुक हमारा नहीं है ना। फेसबुक का यूजर हम 45 करोड़ हैं, 1 अरब लोग यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका पैसा तो अमेरिका जा रहा है ना। तो अगर एआई के हम लोग अगर सिर्फ यूजर बनते हैं तो उसका बहुत लाभ नहीं होगा। हमको काम में आसानी हो जाएगी, यहाँ सुविधा हो जाएगी, काम कम, ज्यादा लोगों का काम कम लोग करने लगेंगे। लेकिन अगर उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है हमको इकोनॉमिकली समृद्ध होने के लिए, तो ये जरूरी है कि हमारा अपना एलएलएम हो और हम अपना इकोसिस्टम एक एआई का बनाएं, जिससे हमारे यहाँ भी हमारे एआई सिस्टम को लोग यूज करें। और इसमें केवल वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है अनंत जी, इसमें वो वैल्यू भी है जो अभी हमने रिसेंटली देखा कि कैसे मेटा जो है आपके आइडिया को, आपके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करता है, किस तरीके के पोस्ट को बूस्ट करना है, किसे रोक देना है, किसे बैन कर देना है, गायब कर देना है। इसी को नोम चोम्स्की मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कहते हैं। कंसेंट मैन्युफैक्चर करने की बात अभी जंतर मंतर में हम लोगों ने देखी, लेकिन मैं अभी एआई पर बहुत चर्चा सुनी। एआई हमेशा नवाचार नहीं कर सकता। वो सर जो ह्यूमन दिमाग नवाचार कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। एआई ऑलवेज वर्क ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। वो हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे ही अपना कोई डाटा क्रिएट कर सकता है। एआई जो है ना, वो एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। जितना आप उससे अच्छी तरह से बताएंगे, जितना अच्छा कमांड देंगे, या कमांड की जगह कोई दूसरा शब्द उपयोग कर लीजिए, जितना आप डिमांड करेंगे उतना ही, जितना स्पेसिफिक डिमांड होगा उतना स्पेसिफिक आंसर देगा वो। लेकिन वो हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर देगा। एक मिनट खाली आपको इंटरप्ट करेंगे, फिर आप कहिएगा। आप यूज करते हैं कोई भी एआई वाला कोई टूल आप यूज करते हैं? जी करता हूँ। उसमें जब आप पूछते हैं, जितनी चीजें आप पूछते हैं, उनका जवाब देने के बाद आपने देखा है नीचे वो पूछता है कि इसमें ये चीजें भी हो सकती हैं, आप कहें तो मैं बताऊं? वो पूछता है ना, तो वो तो आपका कमांड नहीं है ना। वो आपने जो पूछा उससे बियॉन्ड जाकर के आपसे नहीं, वही तो ये कह रहे हैं कि आपने जो हिस्टोरिकल डेटा उसके पास है, लेकिन वो आपसे उसके आधार पर नहीं, लेकिन उसने आपसे आगे सोचा। आपने जितना पूछा उससे आगे सोचा और कहा कि इसमें ये चीजें भी हो। पास जो इंफॉर्मेशन है आपने ही दी, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं, मतलब जो सिस्टम ने दी हुई है, मतलब जो भी उस प्रोग्राम को बना रहा है उसने दी हुई है, उसके आधार पर वो पूछ रहा है। और हमारे पास और है, और एक चीज और उसमें रहती है सर, वो 4 चीजें जो सजेस्ट करता है उसके बाद एक लाइन और लिखी होती है। हाँ, कि ये गलत भी हो सकता है। इसकी सत्यता कई बार गलत निकलता है। इसकी सत्यता आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो जब वो विवेक मेरा ही होगा तो आप तो मेरे एक चीज जरा क्लियर कीजिए, जो प्रधानमंत्री ने एआई के में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात की,
उसके बाद जो वो कोचिंग वाली बात कर रहे थे, वो अलग इसी संदर्भ में कह रहे थे, अलग 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 कह रहे थे, अलग से कह रहे अलग हाँ, वो एग्जाम को लेके और एग्जाम वगैरह की तैयारी के संदर्भ में जो कोचिंग की बात होती है वो उस संदर्भ में था। एआई को तो स्किल डेवलपमेंट के मार्फत ही उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो स्किल डेवलपमेंट के जो बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह चलते हैं उस लिहाज से। इसमें एक दिलचस्प चीज़ और अब ये भी देखिए आप कि प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन है, भारत के एम्बिशन को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं बिल्कुल ठीक। कि जो टॉप 5 दुनिया की 5 बड़ी बैंक हो उनमें एक भारतीय बैंक हो, दुनिया की 5 जो बड़ी लॉ फर्म हो उसमें एक भारतीय लॉ फर्म हो, दुनिया की 5 बड़ी रेटिंग एजेंसी हो उसमें एक भारतीय एजेंसी हो, दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनी हो उसमें एक भारतीय कंपनी हो, दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हो उसमें एक भारतीय कंपनी हो, दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनी हो तो उसमें से 50 भारतीय कंपनी हो। तो यूथ के लिहाज से भी देखिए तो ये कितनी इंस्पायरिंग चीज़ है कि आपके एम्बिशन को वो कहाँ ले जाकर देख रहे हैं कि भारत अब अपना एम्बिशन कहाँ रख रहा है। अगर वो ये बता रहे हैं कि आपके ब्रांड जो है एक्सपोर्ट के लिहाज से वर्ल्ड के लेवल पर एकदम बेस्ट होने चाहिए था, तो दिखा रहे हैं ना कि आपकी क्वालिटी कैसे होगी, फिर उसके बाद स्केल वाली चीज़ सामने आएगी। तो कुल मिलाकर अब देखें तो बहुत पॉजिटिव वे में कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं आप अपने देश को कहाँ देखते हैं उसके लिए एक रास्ता वो बता रहे हैं। और आप जो कोचिंग वाली बात कह रहे हैं ना सर, कोचिंग वाली बात के पहले उन्होंने कहा कि बहुत महंगी होती जा रही है कोचिंग। इस महंगेपन से बचाने के लिए ऑनलाइन कोचिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था, फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और उसका मॉड्यूल बनाया जाएगा। तो क्योंकि कोचिंग एक बहुत बड़ा मेनस हो गया भारत में अभी इस वक्त, वो इसलिए कि मतलब देख ही रहे कोचिंग के धंधे में क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कुछ कहेंगे हम ट्रोल होने लगेंगे कोचिंग पर, तो उससे दूर डिजिटल ही कोचिंग की व्यवस्था ऑलरेडी शुरू कर दी है, भारत सरकार ने शुरू कर दिया डिजिटल कोचिंग की, उसको बढ़ाना है, उसको बड़े 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वो। सर, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार रिकैप दे दें। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट का भाषण दिया। 76 मिनट में लॉन्ग टर्म एक प्लान लॉन्च किया। मोदी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कैश पेमेंट की जगह जेनजी में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है और लाल किले से देश के यूथ को आज एक सीधा मैसेज दिया है।